कुलधारा विलेज के 1500 से भी ज्यादा पालीवाल ब्राह्मण्स आखिर रातों रात कहाँ गायब हो गए। पवगाड़ा विलेज में रात के टाइम पे छोटी छोटी लड़कियों को कौन गायब करता था? क्या सच में शांति देवी का रीइंकार्नेशन हुआ था? इन सारे केसेस के बारे में मैंने इस एपिसोड के पहले पार्ट में बात किया था, पर आज के इस वीडियो में मेरे पास इन सारे केसेस से भी काफी ज्यादा क्रीपी अनसॉल्व मिस्ट्रीज हैं। आज के वीडियो में हम आगे एलियंस के बारे में, मिस्टीरियस क्रिएचर्स के बारे में और साथ ही साथ एक और रीइंकार्नेशन के केस के बारे में बात करेंगे। और इनके साथ साथ मेरे पास इंडिया के कुछ पैरानॉर्मल केसेस भी हैं। सो आई होप यू गाइस आर रेडी फॉर दिस एंड वेलकम एवरीवन टू द सेकंड पार्ट ऑफ क्रीपी अनसॉल्व मिस्ट्रीज ऑफ इंडिया। What happens when we die, and is it possible that the dead return, reborn as others? Okay. The army made a very serious claim. They say they have taken photos of the footsteps of the Yeti, the mythical snow creature which... Leading scientists are skeptical of the claims. Some say this was a bear. Some... What that sound was we heard just before 1:30 this afternoon. I heard it myself in Jayanagar in south of the city. Why don't we all listen to what it sounded like? हमारे इस यूनिवर्स में अर्थ जैसे और भी कई सारे प्लैनेट्स हैं, बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं इस यूनिवर्स में। तो सिर्फ ये बात बोलना कि हमारे अर्थ पे ही लाइफ एग्जिस्ट करता है, ये काफ़ी बड़ी बेवकूफ़ी होगी। हो सकता है ऐसे दूसरे भी प्लैनेट्स हों जहाँ पे एक्चुअल के लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हों और उन्हीं को हम लोग एलियंस कहते हैं। लेकिन क्या एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल के लिए तो ये बात करते हैं कि क्या कभी एलियंस ने या फिर यूएफओस ने हमारे कंट्री को विजिट किया है। Well, let's see. December 18, 2012 राजस्थान के जोधपुर गांव में काफ़ी नॉर्मल सा डे स्टार्ट होता है। लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिजी होते हैं एंड तभी अचानक पूरे जोधपुर में एक काफ़ी लाउड और एक्सप्लोसिव सोनिक बूम सुनाई देता है। Sonic boom is a very loud impulsive noise caused by an object moving faster than sound। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट साउंड के स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करता है तो वो अपने साथ साथ एक सोनिक बूम को भी क्रिएट करता है। यूजुअली मिलिट्री के जो सबसे बेस्ट फाइटर जेट्स होते हैं वो इस तेज़ी से ट्रैवल करते हैं एंड ट्रैवल करके अपने साथ साथ इस सोनिक बूम को क्रिएट करते हैं। लेकिन उस दिन जोधपुर के आसमान में ऐसा कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं था, ना कोई प्राइवेट जेट था, ना कोई प्लेन था। ऐसा कोई भी एयरक्राफ्ट आसमान में नहीं दिखा था। लोगों ने इस बात को भी कंफर्म किया कि उनके गांव के आसपास कोई भी लाउड एक्सप्लोजन या ब्लास्ट भी नहीं हुआ था। इस सोनिक बूम ने जोधपुर के सभी लोगों को हैरान कर दिया। आखिर क्या रीजन था इस सोनिक बूम के पीछे? ऐसी कौन सी ऑब्जेक्ट जोधपुर के आसमान से उस दिन इतनी तेजी से निकली, उसने इतना ज्यादा लाउड सोनिक बूम क्रिएट कर दिया? इस लाउड सोनिक बूम के पीछे का रीज़न तो किसी को ठीक से पता नहीं था, पर थियरीज के हिसाब से हो ना हो वो स्पेसक्राफ्ट कोई एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी कि एक यूएफओ ही था। एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो इतनी तेज़ी से आसमान से निकल गया कि वो किसी को दिखा भी नहीं और उसने इतना ज़्यादा और इतना लाउड सोनिक बूम क्रिएट किया, तो उसके पीछे होना वो लोगों को लगा कि कोई यूएफओ ही हो सकता है। पर यह सब बस एक इंसिडेंट नहीं है जब इंडिया में किसी यूएफओ की बात हुई या फिर एलियंस की बात हुई। देयर इज़ ए प्लेस इन लद्दाख कॉल्ड कोंकाला पास। ये इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बीच में है एंड एक काफ़ी बंजर इलाका है, पूरा खंडर है जहाँ पे काफ़ी सालों पहले वॉर्स हुआ करते थे एंड आज के टाइम पे वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहता। इट्स ए नो मैन्स लैंड। कोंकाला पास के आसपास के जितने भी एरियाज हैं वहाँ के लोकल्स ने एक चीज़ को मेंशन किया है कि उन्होंने उस एरिया के आसमान में कई अजीबोगरीब उड़ती हुई चीज़ों को देखा है। उन्होंने काफ़ी अजीब स्पेसक्राफ्ट्स को नोटिस किया है एंड लोगों का मानना है कि उन्होंने वहाँ पर यूएफओस को देखा है। और ऐसा बस एक दो बार नहीं हुआ है, मल्टीपल टाइम्स कई सारे लोगों ने वहाँ पे यूएफओ साइटिंग्स रिपोर्ट करी हैं। लोगों का मानना है कि वो कोंकाला पास के अंडरग्राउंड एरियाज में यूएफओ का बेस है एंड इसीलिए उस एरिया को इंडिया का यूएफओ बेस भी कहा जाता है एंड इवन इंडिया का एरिया 51 भी कहा जाता है। हम लोग काफ़ी इजीली बोल देंगे कि हाँ ये पिक्चर्स तो एडिट करके भी करी जा सकती है, बट तुम एक बार दूसरे सिनारियो को भी सोचो कि हो सकता है कि ये पिक्चर्स एडिटेड ना हो एंड कम्प्लीटली रियल हो। एंड अगर ये चीज़ें कम्प्लीटली रियल हैं एंड वो यूएफओस कम्प्लीटली रियल है तो फिर सोचो कि ये पूरा सिचुएशन कितना ज़्यादा क्रीपी हो जाता है।
मैंने इस वीडियो के पिछले पार्ट में शांति देवी के केस के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे शांति देवी का एक मिस्टीरियस रीइंकार्नेशन का केस था, बट सैडली मेरे पास उस टाइम पे कोई प्रूफ नहीं था। पर आज मैं तुम्हें एक और रीइंकार्नेशन के केस के बारे में बताऊंगा, बट दिस टाइम विद अ वीडियो प्रूफ। ये कहानी है हरियाणा के जिंद विलेज में रहने वाले एक छोटे से 3 साल के बच्चे की, जिसका नाम था लविश। मैं तुम्हें लविश की कहानी जैसे जैसे आगे बताता जाऊंगा तुम्हें इसकी पूरी कहानी काफी ज्यादा सिमिलर लगेगी शांति देवी के कहानी से। लविश 3 साल की उम्र में वो सब बातें करने लगा जो एक 3 साल के बच्चे को सिखाना भी काफी ज्यादा मुश्किल था। 3 साल की उम्र में बच्चों को यूजुअली बात करने में भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन लविश इस छोटी सी उम्र में अपने पुनर्जन्म की कहानी उनके पेरेंट्स को बताने लगा। अपने पिछले जन्म की लाइफ की पूरी स्टोरी वो अपने पेरेंट्स को कहने लगा कि वो एक दूसरे गांव का है और उस गांव में वो एक संदीप नाम का लड़का था एंड उसकी मौत इलेक्ट्रिक करंट लगने की वजह से हो गई थी। लविश का उस तरह से बातें करना एक बहुत ही बड़ा मिरेकल था एंड इसीलिए उसकी बात को मानते हुए लविश के पेरेंट्स उसे उस विलेज में लेके गए जहाँ की बात वो करता था एंड वहाँ पे जाके सारी मिस्ट्रीज ओपन हुई एंड सारी चीज़ें धीरे धीरे करके अनफोल्ड होने लगी। लविश की बताई गई हर एक बात वहाँ पे सच निकली एंड ये केस इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि इवन मीडिया ने इस पूरे केस को कवर किया था एंड लविश के इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के वीडियो को मीडिया ने रिलीज किया। रामरा गांव की उन्हीं गलियों में हम आ पहुंचे हैं जहां लविश दावा करता है कि उसके पिछले जन्म का घर है, यानी कि जिसका नाम संदीप है। कहाँ घर है लविश, बताइए तो। वो किसका घर है? जब लविश को रामरा विलेज में लिया गया तो मीडिया के होते हुए भी काफ़ी आसानी से उसने अपने पुराने घर को पहचान लिया एंड उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई अपने पुराने घर को पहचानने में, क्योंकि संदीप के घर से कुछ मीटर पहले जैसे ही हमने लविश को गाड़ी से उतारा वो चलता हुआ ठीक उसी घर में घुस गया जो संदीप का हुआ करता था। यही घर है क्या? अच्छा, घर यही है। तो अपने आपने देखा जो लविश है उसने अपना रास्ता उससे पहले तय कर लिया, घर जो है वो पहचान लिया। जब लविश को घर के अंदर पिक्चर्स दिखाए गए संदीप के माँ बाप की और संदीप की पिक्चर्स दिखाई गई तो उसने बहुत ही आसानी से सबको पहचान लिया था। लविश को हमने कुछ पलों के लिए पूरी तरह छोड़ दिया। इसके बाद एक एक कर लविश ने इशारों से वो सारी बातें कह दी जिन्होंने लविश के पुनर्जन्म के दावे को मजबूत किया। सबसे पहले देखिए कैसे लविश ने संदीप के माता पिता को एक नजर में पहचान लिया। फिर देखिए कैसे लविश ने संदीप की तस्वीर की पहचान की। जब इस घर में बने बाथरूम के बारे में लविश के दादा ने उससे पूछा तो उसने इशारे से ऊपर की ओर दिखाया जहां वाकई बाथरूम था। तो एक और अनोखी तस्वीर है वो सामने आती है कि ऊपर जाऊंगा। माता पिता को, दादा जो है साथ में, उनको भी पता नहीं कि इस घर में ऊपर लविश कैसे जानता है, कैसे उसे ये पता है कि ऊपर जो है वो टॉयलेट है और बाथरूम ऊपर वो जाना चाहता और गया सामने। पर फिर आया इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का सबसे डार्केस्ट पार्ट। लविश को पूछा गया कि आखिर संदीप की मौत कहाँ हुई, यानी कि पिछले जन्म में लविश की मौत कहाँ हुई थी। और लविश ने पूरे घर वालों को बिना किसी के मदद के खुद से जाके वो स्पॉट दिखा दिया जहाँ पर करंट शॉक लगने की वजह से 11 साल के संदीप की मौत हो गई थी। लेकिन अभी हमारी हैरानी की सारी हदें टूटने वाली थी। लविश हमारी टीम को लेकर वहां पहुंचा जहां वर्ष 2006 में संदीप की मौत करंट लगने से हुई थी। दरअसल ये घर संदीप की मुंहबोली दादी का था जहां इसी जगह पर उसे करंट लगा था। कहाँ करंट लगा था बच्चे, दोबारा बताना। बताइए बेटा, एक बार हाथ लगा के बताइए। अच्छा, यही करंट लगा था। यही करंट। जब इस इन्वेस्टिगेशन को साइंटिस्ट के पास भेजा गया तो उनके पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था कि आखिर संदीप और लविश के बीच ये क्या कनेक्शन है कि लविश को सब कुछ पता है संदीप के बारे में। और मेरे हिसाब से शायद ये कनेक्शन किसी और का नहीं बल्कि पुनर्जन्म का ही है। वैसे आई वुड लाइक टू थैंक माई यूट्यूबर फ्रेंड माउंट साइडर, जिसको तुम लोग स्कैरी पिल्स के नाम से भी जानते हो। उसका एक दूसरा चैनल है माउंट साइडर जहाँ पे वो ऐसा हाई क्वालिटी हॉरर थ्रिलर वीडियोस डालता है। सो उसने एक वीडियो बनाया था अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, एक डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियो था एंड उसी वीडियो के थ्रू मुझे लविश के केस के बारे में पता चला था एंड मेरी रिसर्च में काफ़ी मदद हुई थी। सो थैंक यू अभिनव फॉर ऑल द रिसर्च हेल्प। थैंक्स अ लॉट।
बाहर के कंट्रीज में बिगफुट को लेकर के काफ़ी सारी कहानियाँ हैं, काफ़ी सारी थियरीज है कि क्या सच में ये मिस्टीरियस क्रिएचर एग्जिस्ट भी करता है या नहीं एंड ऑल। लेकिन इंडिया में हिमाचल के लोगों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि ये बिगफुट, जिसको वो लोग येटी बुलाते हैं, एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। उनका कहना है कि हिमालयन माउंटेन रेंजेस में ऐसी कई सारी अनएक्सप्लोर्ड जगहें हैं जहाँ तक आज तक कोई भी ह्यूमन नहीं पहुँचा है, एंड उन सारे सुनसान इलाकों के गुफाओं के अंदर ये मिस्टीरियस क्रिएचर वहाँ पे छुप के रहता है। कई बार ये मिस्टीरियस क्रिएचर ऐसे बाहरी इलाकों में आता है एंड कई लोगों ने इस येटी को स्पॉट किया है। येती के बारे में आपने भी सुना? हाँ, येती के बारे में सुना है। क्या बोलते हैं लोग? लोग बोलते हैं कि है, मतलब स्नोमैन है भी। पीछे जैसे खबर सुनी थी कि एक आर्मी वाले को दिखा है, तो बहुत बड़ा पैर था जो निशान देखे थे, तो उन्होंने फेसबुक पे भी डाला था, तो बोलते हैं कि है। वैसे तो इस येटी का एग्जिस्टेंस बस एक कहानी था, बस एक मिस्ट्री था, लेकिन इस पूरे मिस्ट्री को एक स्ट्रॉन्ग बेस तब मिला जब हमारे इंडियन आर्मी, जो कि हिमालयन माउंटेन रेंजेस में तैनात है, उन्होंने येटी साइटिंग्स को रिपोर्ट किया एंड अपने साथ पिक्चर प्रूफ्स भी शेयर किया अपने सोशल मीडिया पर। इंडियन आर्मी ने जितने भी पिक्चर्स को शेयर किया उसमें येटी के फुटप्रिंट्स और ये मिस्टीरियस क्रिएचर के साइटिंग्स भी हुए थे, एंड इन सारे पिक्चर्स ने पूरे कंट्री को हिला के रख दिया था। उन सारे येटी के पिक्चर्स ने और उसको वो अनयूजुअल बड़े बड़े फुटप्रिंट्स ने कहीं ना कहीं एक प्रूफ की तरह काम किया इस पूरे केस में। तो तुम्हारा क्या मानना है कि क्या उन जगहों पे जहाँ पर कभी भी इंसान नहीं गया है, वहाँ पर ऐसे मिस्टीरियस क्रिएचर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं? आसाम में जतिंगा नाम का एक छोटा सा विलेज है। वैसे तो ये काफ़ी छोटा विलेज है, पर अपने एक मिस्टीरियस चीज़ की वजह से ये विलेज काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हर साल जतिंगा में सितंबर से लेकर के नवंबर के महीने में एक काफ़ी अजीब चीज़ होती है। इन महीनों में जतिंगा के पक्षियाँ एंड इवन जतिंगा के आसपास के एरियाज़ के पक्षियाँ वहाँ पे माइग्रेट करके जाते हैं। जतिंगा के आसमान में ये पक्षियाँ उड़ते रहते हैं एंड आसपास के जितने भी बिल्डिंग्स और हाउसेस होते हैं वहाँ पे जाके जोर जोर से टकरा के अपनी जान दे देते हैं। वो सारे पक्षियाँ वहाँ पे मास सुसाइड करते हैं, एंड वो पक्षियाँ ऐसा क्यों करती है ये चीज़ किसी को भी नहीं पता। ये चीज़ जतिंगा में हर साल होती चली आ रही है। कुछ लोगों को लगता है कि शायद ठंड के वजह से ज़्यादा फॉग होता है एंड इसीलिए पक्षियाँ ना देखकर टकरा जाती है, बट ये काफ़ी ज़्यादा स्टूपिड लगता है आर्ग्यूमेंट, क्योंकि पक्षियाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है अपने फ्लाइंग स्किल्स में और रिफ्लेक्सेस में। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही जाके टकरा के अपनी जान दे देंगी, और ऐसा भी नहीं है कि बस एक दो पक्षी एक्सीडेंटली मर जाते हैं। हज़ारों पक्षियाँ अपनी जान इंटेंशनली देती है एंड मास सुसाइड कमिट करती है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये बुरी आत्माओं का या फिर एविल स्पिरिट्स का काम है और ये किसी बैड रिचुअल के लिए हो रहा है। कोई जानबूझ के इन पक्षियों को ऐसा करवाता है एंड इसके पीछे शायद कोई मिस्टीरियस रीज़न हो सकता है जो किसी को भी नहीं पता। इस पूरे केस के पीछे रिसर्च भी चालू है, लेकिन किसी को ज़्यादा कुछ नहीं पता। आखिर ये सब चीज़ें जतिंगा में ही क्यों होती है और इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही क्यों होती है, ये सब चीज़ें भी बस एक मिस्ट्री है। तो आखिर तुम्हें क्या लगता है कि जतिंगा की पक्षियाँ आखिर क्यों इस टाइम पीरियड में मास सुसाइड करती हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स।